कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के क्वेश्चन के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ पे रोका था कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइन ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, अब इस क्लास में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जिसको हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप इसके बारे में सोचते रहो। आपने अब तक क्या पढ़ा हुआ है? एडिशन पढ़ा हुआ है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है, जीरो के बारे में पढ़ा हुआ है, जीरो के ऊपर ऑपरेशन पढ़ा हुआ है कि जीरो को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो एक बात बताओ, ये सब बातें कैसे पता चली? एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो क्या होता है, ये तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बात करी थी जीरो के बारे में। लेकिन जीरो के ऑपरेशन के बारे में किसने पहले बात करी थी? ठीक है, तो आज इस क्लास के लास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को भी जानना जरूरी है। ठीक है, कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ आई कहाँ से, मतलब क्या उसका ओरिजिन कहाँ पे है, किसका सबसे पहले किसने इसके बारे में बात किया था। तो बात तो इंडिया में ही हुआ था, और किसके अंदर हुआ था? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हुआ था। एक महर्षि थे जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसके अंदर 9 चैप्टर्स थे, जिसके अंदर यही सब लिखे हुए थे। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सेकेंड हमको टाइम दो। हाँ, वर्किंग या वर्किंग। तो हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? 1 3 3 और क्या 1 4 3। नेक्स्ट 1 3 4। ठीक है, हमेशा रट्टू रोता की तरह नहीं कि जो चीज़ पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ना है, कुछ अलग भी पढ़ो ना। हिस्ट्री में क्या हुआ, साइंस में क्या चल रहा है। ठीक है, चलो। तो इस ए का हमको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या बोला था, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करो, जब भी जिस भी आप मैट्रिक्स का बात कर रहे हो वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या? उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं। ये बात क्लियर है? तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने के बराबर होगा? इसको वही डिटर्मिनेंट के साइन से रिप्लेस कर लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारे पास। ए का डिटर्मिनेंट कितने के बराबर? 1 को बाहर रखा, ये कैंसिल, 16 3 3 जा 9 7 -3, ये कैंसिल, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 1 +3, ये कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? 3 1 जा 3 1 1 जा 4, मतलब क्या माइनस के 1 बचा। तो यहाँ से क्या मिला? 7 मिला, -3 और माइनस के 3, मतलब क्या 3 3 6 हो गया, मतलब क्या सिंपली 1 मिल गया। कुछ भी मिला जीरो के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? सिंस 1 नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? एडजॉइन भी चाहिए। तो एडजॉइन निकालना जानते हो? हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर क्या कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बन जाता है? एडजॉइन बन जाता है। ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स था। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कर लेते हैं। चलो, ए नाम का मैट्रिक्स था, पहले इसका हम क्या करेंगे? माइनर निकालेंगे। माइनर निकालना जानते हो? हर एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है, और माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 1 1 लिख लेते हैं, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर 1 2 1 3। समझ रहे हो ना? ये क्या होता है? माइनर जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हो, सपोज हम 1 का निकाल रहे हैं तो इसके रो इसको कॉलम को छोड़ के जो भी बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? 1 1 का माइनर, मतलब 1 का माइनर। तो इसके रो इसको कॉलम को छोड़ के ये बच रहा है 4 4 जा 16 3 3 जा 9, मतलब क्या 7 बच रहा है। तो 7 क्या हो गया? 1 का माइनर हो गया। ठीक है, 3 का माइनर निकालते हैं तो ये छोड़ा, 4 1 जा 4 1 3 जा 3, मतलब क्या 1 मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट 1 3 का निकालते हैं तो ये कैंसिल, 3 1 जा 3 1 4 जा 4, मतलब क्या माइनस के 1 मिल गया। नेक्स्ट यम यम 1 2 यम सॉरी 2 1 2 2 2 3। ठीक है, थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये 1 का निकालो, इसके इसको कॉलम को छोड़ो। 4 3 जा 12 3 3 जा 9, मतलब क्या 12 - 9, मतलब क्या 3 मिल गया। इसका ये कैंसिल, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 1 मिल गया।
3 1। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके क्यों लिख रहे हैं अभी आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद हम कोफैक्टर निकालने वाले हैं तो इसी को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 3 का निकालते हैं, ये कैंसिल 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 हो गया। नेक्स्ट M31 M32 M33, ठीक है। तो आ जाओ थर्ड रो में, ये कैंसिल क्या मिल गया हमको, ये कैंसिल क्या बचा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 माइनस के 3 बचा। ये कैंसिल क्या दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 दिख रहा है। नेक्स्ट 3 3 का इसका, ये कैंसिल 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 1 दिख रहा है। माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं। तो कोई भी i j पोजीशन के एलिमेंट का कोफैक्टर कितने के बराबर होता है, -1 के पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ i j के बराबर होता है। तो सभी माइनर निकाल ही लिया है, बस सभी के आगे क्या कर लो, -1 के पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो -1 के पावर i प्लस जे, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, -1 के पावर 2 1 2 3, -1 के पावर 4, -1 के पावर 2 1 3, -1 के पावर 2 2 4, -1 के पावर 2 3 5, -1 के पावर 3 1 4, -1 के पावर 3 2 5, -1 के पावर 3 3 6, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, सभी C के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर C लिख दो, C और यहाँ पे भी C कर दो, C। अब ये कोफैक्टर बन गया, ठीक है। -1 के पावर 2 मतलब क्या, 1 ही हो गया, तो मतलब 7 ही मिला। -1 के पावर 3 -1 मतलब -1, -1 के पावर 4 1 हो गया, मतलब क्या -1 ही मिलेगा। -1 के पावर 3 माइनस मिलेगा, मतलब माइनस का 3 हो गया। -1 के पावर 4 1 हो गया, मतलब 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहने वाला है। -1 के पावर 4 1 हो गया, मतलब माइनस का 3 ही रहेगा। यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। -1 के पावर 6 1, मतलब क्या 1 ही रहेगा। ये मिल गया कोफैक्टर। अब क्या करो, इनको एक मैट्रिक्स के अंदर रखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ चुका है, ये याद रखना। अब इनको एक मैट्रिक्स, अब इनको पहले एक मैट्रिक्स के अंदर रखो, ये याद रखना सबका पोजीशन सेम रहे। मतलब क्या, जो जहाँ का जिसका पोजीशन जो था वही रहना चाहिए, जो जिस एलिमेंट के लिए निकाला गया था वो वहाँ रहना चाहिए। C11 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर था, तो यहाँ पे 7 1 2, यहाँ के एलिमेंट का -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 मिल गया हमारे पास कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर लो, क्या मिल जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये मिल गया। अब बस क्या करो, हर चीज़ों का वैल्यू, हर चीज़ों का, चलो ठीक है, जो भी है सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो क्या मिल गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 ही मिल गया। एडजॉइन ऑफ ए मतलब यही मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही मिल गया, तो इसको हटा दो। तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये क्या मिल गया आपको, ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है। कुछ खास नहीं करना था, बस पहले वो उस मैट्रिक्स को चेक करना था कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, वो चेक किया, नॉन सिंगुलर मिल गया तो इनवर्स निकाला जा सकता है। तो हम क्या करें, फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू रख लिया, 1 ही आ गया था। फिर इसका माइनर निकाला कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइन मिल गया, तो हम क्या कर लिए, यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। इनको नोट करो। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन पे कोई लिमिट नहीं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करेंगे। अगर सिंगुलर आ गया तो वहीं पर रुक जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक बी नाम का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मान लेते हैं 1 1 1 1 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो बी का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइन ऑफ बी, एडजॉइन ऑफ बी। तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। मतलब कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो कितना मिलेगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या मिल गया, 0 के बराबर मिल गया। अब देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इसीलिए जिन भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है उनके इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो ये क्या हो गया, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स नहीं निकाले जाएंगे, ठीक है। चलो इनको नोट करो। अब कुछ थ्योरम है उनके बारे में उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ रिजल्ट है उनको देख लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या बोलता है कि इफ ए एंड बी कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी कोई भी दो बी एनी टू मैट्रिसेस
और कैसे मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। कैसे मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जीरो के बराबर नहीं होगा, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट मतलब क्या, ए बी will also be a non singular matrix। ये बात क्लियर है, कुछ याद आ रहा है, डिटरमिनेंट के टाइम भी हमने इसको देखा था कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं जो कैसे हैं, नॉन सिंगुलर है, मतलब क्या, ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर मतलब ए के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, बी के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आएगा। और हम जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बन गए, उनका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो ए बी क्या बन जाएंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएंगे। यहां तक हमको मालूम है, हमने सीख रखा है डिटरमिनेंट के क्लास के अंदर ही। इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने अभी क्या देखा, इनवर्स का कॉन्सेप्ट देखा, तो इसके अंदर इनवर्स भी अप्लाई करेंगे। एंड जो ए बी का होल इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। इसीलिए ये जो पहला थ्योरम है ना, इसको रिवर्सल लॉ फॉर द इनवर्स ऑफ ए प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ अ प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि जब भी दो मैट्रिक्स है उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन होल का इनवर्स ले रहे हो, तो वो रिवर्स ऑर्डर के इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। ठीक है, कुछ याद आ रहा है, ट्रांसपोज के टाइम पे कुछ ऐसा ही देखा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स ए बी है उनके ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्स ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ट्रांसपोज कंजुगेट के टाइम भी देखा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं तो ये क्या, रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज कंजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सेम यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, तो आपने अगर ये दोनों प्रूफ सीख रखा है तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हमको तो कराना है, हम तो कराएंगे। ठीक है, तो चलो, अगर एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, ए बी मैट्रिक्स बन गया। ए बी मैट्रिक्स मतलब क्या, कोई एक नया मैट्रिक्स बन गया। तो हम क्या जानते हैं, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसके साथ हम उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। कोई अगर मान लेते हैं दूसरा मैट्रिक्स भी है, उसके साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, अगर इसके साथ हम इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। अगर कोई भी एक सिंगल ए मैट्रिक्स है उसके साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। कोई भी एक सिंगल बी मैट्रिक्स है उसके साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अरे यार, 5 इंटू 5 के पावर -1 कितना होता है, 1 ही ना होता है। 5 के पावर -1 मतलब क्या, 1/5। उसी तरीके से हमने क्या किया, ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसका इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स कितने के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यहां से स्टार्ट करेंगे हम प्रूफ करना है। ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, ए बी है और उसका इनवर्स है, और उसका इनवर्स है कितने के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब देखो, इसके ऊपर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसी का वैल्यू चाहिए। हम सिर्फ किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे। ये बात क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो इस बात को याद रखना कि ए बी की होल इनवर्स को हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय प्री मल्टीप्लाइंग। ऐसे लिखो, प्री मतलब क्या, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पोस्ट बोलेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो देखो हमको क्या मिलेगा, ए इनवर्स ए बी होल इनवर्स, इसको तो बदलना ही नहीं है, और यहाँ पे ए इनवर्स आई। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में होता है वो मैट्रिक्स बन जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको अंदर हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो ए इनवर्स ए लिख लो, बी को अलग कर लो और
ए बी का होल इनवर्स ऐसे रहने दो क्योंकि इसको चेंज ही नहीं करना है, और यहाँ पे ए इनवर्स आ गया। अब क्या करो, ए इनवर्स ए कितने के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स कितने के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पे आई आ गया, इनटू में बी, इनटू में ए बी का होल इनवर्स इनटू इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई में होगा तो वही मैट्रिक्स बन जाएगा, तो मतलब क्या, सिंपली बी बन गया। अब क्या करते हैं, फिर से बी इनवर्स दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करते हैं बाय बी इनवर्स। तो क्या बनेगा, बी इनवर्स बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, प्री मल्टीप्लाई किया तो बी इनवर्स आगे आएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा। अब बी इनवर्स बी क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में क्या है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ में मल्टीप्लाई में होगा वही मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब क्या बचा सिर्फ यहाँ पे आई बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही बात प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उनके इनवर्स, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनके प्रोडक्ट का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इनको नोट करो। दो और हैं, उनको सिर्फ देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, उनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रूफ यही था, यही पूछ सकता है। ठीक है, इसको नोट करो। डन। चलो अब क्या करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स, सॉरी ए डैश का इनवर्स ए इनवर्स के डैश के बराबर होना चाहिए। कोई भी अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, तो उसका हम ट्रांसपोज लें फिर उसका इनवर्स निकालें, या पहले उसका इनवर्स निकाल लें फिर ट्रांसपोज लें, दोनों रिजल्ट सेम होता है। तो एक बात बताओ, अगर इसके अंदर हम दो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3 1 2 9 कर लो, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अब फिर क्या, एक हम क्या करते हैं, बी नाम का मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6। क्या ए का इनवर्स निकाला जा सकता है, क्या बी का इनवर्स निकाला जा सकता है, इसके बारे में बताओ। इनवर्स ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर होना चाहिए मतलब क्या, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। तो इस बात को याद रखना कि इनवर्स निकालते टाइम सिर्फ उन्हीं का इनवर्स निकलेगा, उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा जो क्या स्क्वायर हो, जो क्या स्क्वायर हो। मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है, इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं निकल सकता। ठीक है, ये सब बेसिक बातें होती हैं जो क्वेश्चन में छुपी रहती हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बस याद ये रखना कि कोई भी अगर बोल रहा है कि कोई भी एक इफ कैपिटल ले लिखो ना, ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसके अंदर छुपी बात क्या है कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखो, या ऐसा भी लिख सकते हो इफ ए बी अ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, n क्रॉस की वर्ड क्या छुपा हुआ है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट इफ ए बी अ, वही है, इफ ए बी अ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन अगर हम पहले ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, या पहले हम उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले लें फिर इनवर्स निकालें, दोनों रिजल्ट बराबर होते हैं। आई होप ये बात भी क्लियर है। हाँ, ये बात भी क्लियर है। चलो तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, इनवर्स की क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आई थिंक यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले इनको नोट करो। चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में बोला था कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, जीरो और उसके ऑपरेशन के बारे में
किसने पहली बार बात किया था? तो जीरो के बारे में सबसे पहले बात आर्यभट्ट ने किया था, ये बात क्लियर है। लेकिन उसके ऑपरेशन के ऊपर सबसे पहले बात महावीरा नाम के इंडियन मैथमेटिशियन ने किया था। ठीक है, तो हम चल रहे हैं आज से कुछ साल पहले, कुछ मतलब क्या 850 एडी के अराउंड चल रहे हैं। ठीक है, एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, और बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, वो साल जो जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद आता है उनको क्या बोलते हैं हम? एडी, द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। और बीसी मतलब द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, एडी और बीसी के बारे में। आज बात करते हैं इंडियन मैथमेटिशियन महावीरा के बारे में। ठीक है, महावीरा, इन्होंने ना एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गणिता सारा समग्र। इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स थे, जिन 9 चैप्टर्स के अंदर एडिशन, और ये संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, 9 चैप्टर्स थे जिसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, जीरो और जीरो के ऑपरेशन, मतलब कोई भी एक नंबर है उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, इन सब के बारे में बात किया गया था। ये गणिता सारा समग्र कुछ चुनिंदा पुराने किताबों में से है जिनके अंदर जीरो के ऑपरेशन के ऊपर जिक्र मिलता है। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा किताबों में से ये भी आता है। ठीक है, तो बस यही छोटी सी बात थी। इसको अब बस हिस्ट्री है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एक और थोड़ी सी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अगर हमारे पास मान लो नेचुरल नंबर को हमने नंबर लाइन पे डिनोट किया, ये सब एक्स्ट्रा जा रहा है, कुछ ओवर नहीं जा रहा है ना? आई होप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, हमने क्या किया? नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। नंबर लाइन यही होती है यार, ये जो हम जीरो बना के 1 2 3 4 लिखते हैं, वही ना? तो अगर हम नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कितने एंड पॉइंट होंगे? कितने एंड पॉइंट होंगे, खाली इतना बता दो। अगर हम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 को क्या करते हैं? नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास कितने एंड पॉइंट होंगे? एंड पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? आखिरी बिंदु बोलते हैं ना। तो हमारे पास कितने आखिरी बिंदु होंगे? आपके ऑप्शंस हैं 1 2 इंफिनिटी या 4। सिंगल करेक्ट है, कोई भी एक ही करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर है, उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक ही एंड पॉइंट मिलेगा। कैसे? अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5। एक बात बताओ, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटेबल नहीं होते। नेचुरल नंबर इनकाउंटेबल होते हैं, इनकाउंटेबल होते हैं। उनको हम कभी भी पूरा काउंट नहीं कर सकते। जितना काउंट करने के लायक है, जितना कर सकते हो, वो उससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ये बात हमको मालूम है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे लोवेस्ट एंड पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 है। लोवेस्ट एंड पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 है। हाईएस्ट एंड पॉइंट नहीं मालूम, लेकिन लोवेस्ट एंड पॉइंट क्या है? 1 है। इसलिए नेचुरल नंबर के एक ही एंड पॉइंट होते हैं। और यहीं पे अगर इंटीजर्स बोल दिया जाए, तो इंटीजर्स के कितने एंड पॉइंट होते हैं? इंटीजर्स के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। इंटीजर्स के एंड पॉइंट होते ही नहीं, क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों में इन्फिनिटली बढ़ता रहता है। इधर प्लस में बढ़ेगा और इधर माइनस में इन्फिनिटली बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।